आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 में विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 में दहन और ज्वाला पर चर्चा करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है दहन, दहन में वायु का महत्व, ज्वलन ताप, ज्वलन के लिए या दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, दहन के प्रकार, आग पर नियंत्रण के उपाय तथा सोडा अम्ल अग्निशामक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन क्या है। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को प्रत्येक दिन जलते हुए देखते हैं। हमारे घरों में, रसोई घर में जो खाना बनाया जाता है तो वहां भी लकड़ी का प्रयोग या कोयले का प्रयोग या गैस का प्रयोग किया जाता है और वहां लकड़ी, कोयला या गैस को जलाया जाता है, तब हमारे घरों में खाना बनता है। तो इस तरह से हम प्रत्येक दिन अपने आसपास किसी न किसी वस्तु को जलते हुए देखते हैं। ये वस्तुएं तभी जलती हैं जब उन्हें वायु या कहें कि ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। यदि वायु या ऑक्सीजन उपलब्ध न हो तो वस्तु नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम दहन को परिभाषित कर सकते हैं कि दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो जलती है, जलकर ऊष्मा और प्रकाश देती है, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो नहीं जलती है। तो ऐसी वस्तुएं जो वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर या वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, यानी वह जलते हैं, तो उन्हें हम दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण लकड़ी, तेल या एलपीजी गैस इसके उदाहरण हो सकते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नहीं जलते हैं। यदि हम लोहे की कील को जलाने का प्रयास करें तो वह नहीं जलेगा। तो ऐसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं उन्हें हम अदहनशील पदार्थ या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। इसके उदाहरण लोहा, पत्थर, कांच आदि हैं। अब हम ये देखेंगे, जैसा कि अभी हमने परिभाषा के दौरान यह चर्चा की कि दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो दहन में वायु या ऑक्सीजन का क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी गतिविधि जो अक्सर हम अपने घरों में भी देखते हैं कि यदि हम एक मोमबत्ती को जलाकर उसे एक टेबल के ऊपर रख दें और इसके ऊपर कांच की एक चिमनी को रख दें तो मोमबत्ती जलता रहेगा। लेकिन यदि उसी चिमनी के ऊपर हम कोई वस्तु को रख दें, जैसे किसी किताब को रख दें, किसी मोटे गत्ते को रख दें, तो हम देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम चिमनी को ढक देते हैं किसी चीज से तो उसके अंदर जो वायु है या उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वह तो जलकर समाप्त हो जाता है, लेकिन बाहर से किसी भी तरह के से दूसरे और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि वह जलता हुआ मोमबत्ती जो है वह बुझ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दहन के लिए वायु एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि वायु या ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन की क्रिया संभव नहीं है। एक और गतिविधि के बारे में हम सोचते हैं। यदि हम कागज का 2 कप ले लें, एक कप में हम पानी भर दें और दूसरे को खाली रखें और दोनों कप के पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आए, तो हम यह देखेंगे कि जो खाली कप है वह जलना शुरू कर देता है, जबकि जिस कप में पानी भरा हुआ है वह कप नहीं जलता है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों कप को बराबर ताप दिया गया था? तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस कप में पानी भरा हुआ था उस कप में जब हम जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं तो वह कप जैसे ही गर्म होना शुरू होता है तो चालन विधि के द्वारा उसका ताप पानी तक पहुंचता है। पानी गर्म होना शुरू कर देता है और पानी के गर्म होने के कारण पानी जब गर्म होता है तो वह कप की ऊष्मा को अवशोषित करता है और जो कप है वह उतना गर्म नहीं हो पाता है कि वह जल सके, जबकि दूसरे कप में जिसमें पानी नहीं है वह गर्म हो जाता है और वह जलने लगता है। तो प्रत्येक चीज को, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि
यदि हम पतले कागज के पास माचिस की तीली लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं, तो वह कागज जलना शुरू कर देता है। उसी माचिस की तीली को हम एक लकड़ी के पास लाते हैं तो वह तुरंत जलना शुरू नहीं करता है, उसको जलने में समय लगता है। यानी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, तब वह जल पाता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे या उस तापमान को उस पदार्थ का ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब तक उस पदार्थ को वह न्यूनतम तापमान उपलब्ध नहीं होगा, तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसे न्यूनतम तापमान की आपूर्ति करते हैं, तब वह पदार्थ जलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दहन के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति दहनशील पदार्थ। अगर पदार्थ दहनशील नहीं होगा तो वह किसी भी तरह से जल नहीं सकता है। दूसरा वायु या ऑक्सीजन, जैसा कि हमने मोमबत्ती के उदाहरण में देखा कि जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दी गई तो मोमबत्ती बुझ गया। और तीसरा ज्वलन ताप, यानी किसी वस्तु को जलने के लिए उसे न्यूनतम आवश्यक तापमान की आवश्यकता होगी, तब वह पदार्थ जलेगा। तो इस तरह से दहन के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं: दहनशील पदार्थ, वायु या ऑक्सीजन और ज्वलन ताप। इसमें यदि एक भी परिस्थिति नहीं होगी तो वह वस्तु जो है या वो पदार्थ जो है वह नहीं जलेगा। अब हम यह देखेंगे कि दहन के प्रकार। तो मुख्यतः दहन के 3 प्रकार हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन कोई पदार्थ जो ज्वलन ताप उपलब्ध होने पर काफी तेजी से जलता है, तो इस तरह की दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, ये सब तीव्र दहन के उदाहरण हैं। स्वतः दहन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ज्वलन ताप काफी कम होता है, वह कमरे के तापमान पर ही ज्वलन ताप पर पहुंच जाते हैं और तीव्रता से जलने लगते हैं, जैसे फास्फोरस का जलना। तो इस दहन को हम स्वतः दहन कहते हैं। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्वलन ताप पर पहुंचते ही काफी आवाज के साथ जलते हैं और काफी गर्मी, काफी उष्मा और काफी प्रकाश देते हैं। इस तरह के दहन को हम विस्फोट कहते हैं, जैसे पटाखों का फूटना। तो इस तरह से दहन के 3 प्रकार हैं। अब हम ये जानेंगे कि आग पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो हम अक्सर अपने अनुभव से जानते हैं कि आग पर नियंत्रण के जो सबसे सामान्य उपाय ये हैं कि हम जलती हुई वस्तु पर पानी डालते हैं। तो पानी या जल डालने पर, जलती हुई वस्तु पर जब पानी डाला जाता है तो वह पानी अवशोषित होता है, वो पानी वाष्पित होता है। पानी अवशोषित नहीं होता है, पानी वाष्पित होता है। और वाष्पित होने के लिए वह उस वस्तु के तापमान को अवशोषित करता है। जब पानी वाष्पित होते समय उस जलती हुई वस्तु के तापमान को अवशोषित करता है, तो जलती हुई वस्तु का तापमान नीचे गिरता है और तापमान नीचे गिरते गिरते ज्वलन ताप से कम हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तु जलना बंद कर देती है। तो आग पर नियंत्रण के लिए जो सबसे सामान्य उपाय का हम लोग उपयोग करते हैं वह है उस पर पानी डालना। लेकिन यदि वही आग तेल के कारण या बिजली के कारण लगी हो, तब वहां हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेल, जलता हुआ जो तेल है, उस पर जब हम पानी डालते हैं तो तेल पानी से हल्का होता है, जिसके कारण वह पानी के ऊपर आ जाता है और वह जलने लगता है। दूसरा, बिजली से लगी आग पर यदि हम पानी का उपयोग करेंगे तो पानी बिजली का सुचालक होता है और उससे हमें बिजली के झटके लग सकते हैं। तो तेल से लगी हुई आग या बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, जिसके कारण जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तो वह जलती हुई वस्तु को या आग को ढक लेता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति आग तक नहीं होने देता है, जिसके कारण कि वह जलती हुई वस्तु जो है वह बुझ जाती है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि दुर्घटनावश यदि किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो उस पर हम कंबल डाल देते हैं, उसे हम कंबल से लपेट देते हैं। तो ऐसा करने से जब जलते हुए व्यक्ति को कंबल से लपेट दिया जाता है तो उस व्यक्ति का संपर्क बाहर के ऑक्सीजन से कट जाता है, जिसके कारण कि आग बुझ जाता है। तो इस तरह से हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। आग पर नियंत्रण के एक और उपाय है, हमने अभी बात किया कि कार्बन डाइऑक्साइड से तेल पर लगी आग या फिर बिजली की आग को बुझाया जाता है।
तो इसके लिए कभी कभी हमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति के लिए हम सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जब हम आग को बुझाने के लिए सोडा अम्ल अग्निशामक का उपयोग करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के बीच प्रतिक्रिया होता है और इस प्रतिक्रिया में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके अलावा हम पेट्रोल पंप में या कई सार्वजनिक स्थानों पर हम लाल रंग के सिलेंडर को देखते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक दाब पर भरा हुआ रहता है। जैसे ही कोई दुर्घटना घटती है या आग लगता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के बाद काफी तेजी से फैलता है और ठंडा होता है, जिसके कारण वह उस जलते हुए वस्तु को ऑक्सीजन से संपर्क काट देता है और साथ ही साथ उसे ज्वलन ताप को भी कम कर देता है। तो इस तरह से आग पर नियंत्रण के 3 उपाय हो सकते हैं। पहला, ज्वलनशील पदार्थ को हटा देना, मतलब आसपास यदि कोई किसी तरह का तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब है तो उस वस्तु को वहां से हटा देना चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप को कम कर, जैसा कि हमने देखा पानी को डालकर या कार्बन डाइऑक्साइड को डालकर ज्वलन ताप को कम किया जाता है। तीसरा, वायु से संपर्क तोड़कर, तो यहाँ भी हमने पानी का उपयोग किया, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया या फिर कंबल का उपयोग किया व्यक्ति के शरीर पर लगे आग को बुझाने के लिए। तो आग पर नियंत्रण हम ज्वलनशील पदार्थ को हटाकर ज्वलन ताप को कम कर या वायु से संपर्क तोड़कर हम कर सकते हैं। अब हमारे शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह भी एक प्रकार का दहन है। जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है और सांस के दौरान, श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं तो वह पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यानी उस भोजन का दहन होता है और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरह से आज हमने दहन और ज्वाला के अंतर्गत इन बिंदुओं पर चर्चा की। अब आगे की कक्षा में हम ज्वाला और ईंधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।